मध्य प्रदेश में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। ये विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक है जो भोपाल के रविंद्र भवन सभागार में सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस बैठक में बीजेपी की जीत और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रस्ताव आएंगे। इस बैठक में प्रदेश के केंद्रीय मंत्रियों और सभी सांसदों का सम्मान किया जाएगा। पहली बार कार्य समिति बैठक में 1099 मंडलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे जो कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। तो देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीती है, उसके बाद अब बीजेपी एक भव्य कार्य समिति की बैठक करने जा रही है। आज रविंद्र भवन में 11 बजे की बैठक होने जा रही है। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, जिस तरह से ये तैयारी चल रही है बीजेपी की बैठक की, ये भी माना जा सकता है कि शक्ति प्रदर्शन हम कह लें कि बीजेपी करने वाली है। क्या कुछ तैयारी है इस बैठक में, क्या कुछ खास? देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए और 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। ये एक अलग ही शक्ति प्रदर्शन रहा है और अब पार्टी के भीतर शक्ति प्रदर्शन करने वाले नेताओं की भी पूछपरछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश कोटे से 6 केंद्रीय मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हैं, 163 विधानसभा में विधायक हैं। तो ऐसे में तमाम सारे नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी और 6 मंत्रियों को तो विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। पार्टी और संगठन के तमाम नेता बैठकर ये चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की क्या हाल है, क्योंकि ये एक दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि 370 हर बूथ पर बढ़ाए जाएंगे। इस हिसाब से तो वोट शेयर करीब 60% बीजेपी का मध्य प्रदेश में पहुंच जाना चाहिए था लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो पहुंचा नहीं। इसके लिए तमाम सारे मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया है। करीब 1000 से अधिक मंडल अध्यक्ष इसमें शामिल रहेंगे। पार्टी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के तमाम सारे नेता मौजूद रहेंगे। ये समीक्षा की जाएगी कि आखिर पार्टी की तरफ से चलाई गई गतिविधियों में कितने बूथ मंडल के अध्यक्ष सक्रिय रहे, क्योंकि ये दावा किया था कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 10% वोट शेयर और बढ़ाना है। ऐसे में बीजेपी वोट शेयर बढ़ाने में जरूर विफल हुई, लेकिन 29 की 29 सीटें बीजेपी जीती है। इस लिहाज से कार्य समिति की बैठक में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कौन कौन से पॉलिटिकल इवेंट पर बीजेपी का फोकस हो सकता है, इस पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भूपेंद्र यादव मोदी कैबिनेट के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में क्या आखिर अंदर खाने चल रहा है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रतिज्ञा। बिल्कुल विवेक, तो क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी की तरफ से इस बैठक में, इस पर आप नजर बनाकर रखिएगा। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, तो दूसरी ओर एमपी कांग्रेस में भी मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज प्रदेश कार्यालय में दिन भर अलग अलग कमेटियों की बैठक होगी। इन बैठकों में हार की समीक्षा और आगामी आंदोलनों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कल विधानसभा चुनाव के सभी 230 प्रत्याशियों से चर्चा की गई थी। तो देखिए, एक और जहां बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, कार्य समिति की बड़ी बैठक का आयोजन करने जा रही है आज 11 बजे वो बैठक, तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है वो लगातार इस बात पर मंथन कर रही है कि आखिर जो हार हुई वो किस वजह से हुई, इस पर समीक्षा कर रही है। और इसी दौरान इस बैठक का आज दूसरा दिन है और आज भी जो दिन भर है अलग अलग कमेटियों के साथ बैठक की जाएगी। अगली खबर आपको रायपुर से बता दें। रायपुर में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ यात्रा से पहले की जाएगी भव्य पूजा पाठ। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से निकाली जाएगी ये रथ यात्रा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन भी शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय भी इस रथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। और आपको बताएं कि छेरा पहरा की रस्म अदा करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो देखिए, आज पूरे देश भर में जहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी चल रही है, भक्तों का जो जन सैलाब है वो अलग अलग जगहों पर मंदिरों में उमड़ने वाला है। तो ऐसे ही रायपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने वाली है। रथ यात्रा से पहले पूजा पाठ की जाएगी। गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर से ये रथ यात्रा निकलेगी और इस रथ यात्रा में राज्यपाल
विश्व भूषण हरिचंदन और सीएम विष्णुदेव साय दोनों ही हिस्सा लेंगे। छेरा पहरा की जो रस्म होती है वो अदा करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो देखिए, ये ओडिशा के पुरी से ये तस्वीरें आपको दिखा दे, लाइव तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की यहाँ पर तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। अब ये रथ यात्रा जो है थोड़ी देर में निकलेगी और आपको बता दें कि पूरे देश भर में ऐसे ही भगवान जगन्नाथ की आज रथ यात्रा निकलने वाली है। रायपुर में भी निकलने वाली है ये रथ यात्रा, लेकिन ये तस्वीरें सीधा ओडिशा के पुरी से आपको दिखा दें। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर देखिए जहां आपको दूर से ये तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें जो भक्तों का जन सैलाब है वो उमड़ा पड़ा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर है उसमें सुरक्षा के जवान भी आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरह सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है इस रथ यात्रा के दौरान। तो ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकली हुई है। और देखिए, ओडिशा में तो रथ यात्रा जो है वो लगभग अब निकल चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रथ यात्रा निकलने की तैयारी है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ खास है। रोहित, क्या कुछ खास है, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, खुद मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए उड़ीसा के तर्ज पे ही राजधानी रायपुर में भी जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पर दो जगन्नाथ मंदिर है। एक तो गायत्री नगर शंकर नगर में स्थित है और एक टूरी हटरी जो पुरानी बस्ती है वहाँ पे स्थित है। और गायत्री नगर वाले मंदिर पे ही जो है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर बृहद स्तर पर जिस दिन से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है, लगभग 15 दिन पहले ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है, तो उसके साथ में ही तमाम लोग शामिल होते हैं। आज भी विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी, राज्यपाल भी वहाँ पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे और जो उत्तर के विधायक है पुरंदर मिश्रा वो उस मंदिर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी हैं। तो ऐसे में उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को भी आमंत्रित किया है, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है और तमाम लोग आज शामिल होते हुए नजर आएंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले छेरा बोहरा की जो रस्म होती है झाड़ू लगाकर उसे निभाई जाएगी और जिसके बाद में आगे के जो कार्यक्रम है वो शुरू होंगे और तकरीबन 2 बजे के आसपास वहां जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, ऐसे में सुरक्षा की क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बृहद स्तर पे कार्यक्रम होता है और पूरे शहर भर में इस रथ यात्रा का जो भ्रमण है वो करवाया जाता है। और खासकर जगन्नाथ मंदिर की मैं बात करता हूं तो पूरे रायपुर जिले के तमाम लोग यहां पर पहुंचते हैं। सुबह से ही अगर मंदिर परिसर में पहुंचा जाए तो वहां पे भक्तों का तांता लग जाता है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था सजग है। रथ यात्रा के रूट मैप जो है वो जारी कर दिए गए हैं कि कहां से रथ यात्रा निकलेगी, कहां कहां पहुंचेगी और उस लाइन पे जहां से रथ यात्रा गुजरेगी वहां पे सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा अगर मंदिर परिसर को बताऊं तो मंदिर परिसर में भी लगभग 100 से ज्यादा जवान जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी तरीके की अनहोनी ना हो और जो भगवान की पूजा अर्चना है वो शांतिपूर्ण तरीके से की जा सके। और 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। फिलहाल तमाम भक्त मंदिर परिसर में भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है रायपुर में। जब ये शुरुआत होगी कार्यक्रम की तो तस्वीरें भी हम हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रोहित। कल से एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान से इस प्रदेश व्यापी अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा कि हमारे देश में पौधों को पूजा जाता है। सीएम ने बताया कि पूरे देश का 33% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सीएम ने कहा कि करीब 5.5 करोड़ पौधे सभी विभागों को मिलाकर लगाने हैं। इस अभियान के तहत सिर्फ भोपाल में ही 12 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी तरह इंदौर और जबलपुर में भी लाखों पौधे लगाए जाएंगे। हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खास मध्य प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिलाकर के लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए आजीवन काम करने वाले महान चिंतक
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर शनिवार को रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए किए गए कामों को याद किया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती भी की गई। तो देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन रायपुर में किया गया। कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, जिस पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं मध्य प्रदेश में भी कई कार्यक्रम यहां पर किए गए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी विकास भवन का यहां पर लोकार्पण भी सीएम के द्वारा किया गया। तो रायपुर और मध्य प्रदेश दोनों ही जगहों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई और उनको याद किया गया। भारत माता की आरती का आयोजन करते हैं और साथ ही साथ देशभक्ति गानों का इंतजाम करते हैं और ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। और इस अवसर पर भारत माता की मूर्ति का यहाँ के जगह का रंग रोगन सब साल में एक बार हो जाता है। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे संकल्प फाउंडेशन को कि उन्होंने इस कार्यक्रम पर हमको बुलाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत के भविष्य यानी कि छात्रों की। नीट को लेकर आज काउंसलिंग रद्द हो गई। नतीजा ये हुआ कि छात्रों की परेशानी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर ये काउंसलिंग किस वजह से रद्द हुई है, इस रिपोर्ट से समझिए। मई से जुलाई आ गई, लेकिन नीट को लेकर न विवाद खत्म हुआ न प्रदर्शन। जो पास हुए वो भी परेशान हैं और उनके पेरेंट्स भी हैरान हैं। देखिए, काउंसलिंग डिले हो गई है, जैसा मैंने सुना कोर्ट के आदेश के बाद वो बोल रहे हैं करेंगे। तो वैसे मेहनत तो हम लगभग 6 घंटे 7 घंटे कोचिंग में हो जाता है, 6-7 घंटे घर पे पढ़ते हैं। उसके बावजूद ऐसी इरेगुलरिटीज़ हो रही है एग्ज़ाम में, मतलब दुख तो हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर रीनीट भी होती है या फिर काउंसलिंग अभी अगर हम चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, लेकिन अगर जैसा भी होता है हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं। देखिए, जो भी है आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही होगा। सो हम लोग सिर्फ वेट कर सकते हैं फ़िलहाल, और अगर रीनीट भी होता है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। अदरवाइज़ फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम पूरे टाइम मेहनत करते हैं, कोचिंग पर भी 6-7 घंटे हो जाते हैं, घर पर भी 7-8 घंटे पढ़ाई करना पड़ती है। सो अच्छे से कर रहे हैं कोशिश, बट अगर फिर भी ऐसा हो रहा है तो वेट ही कर सकते हैं, हमारे पास यही ऑप्शन है। हम तो हमारा पूरा हार्ड वर्क दे रहे हैं। हम होप करते हैं कि काउंसलिंग हो, हमारे फ्यूचर के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, क्योंकि हम होप करते हैं बेस्ट के लिए ही। साल भर से मेहनत करते हैं हम तो 12-13 घंटे 6-7 घंटे के कोचिंग में हो जाते हैं, बाकी सेल्फ स्टडी वगैरह करके। तो हम तो ऐसा है कि फिर से होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी दे देंगे, उसके लिए स्टार्ट कर दिया है। बाकी काउंसलिंग होगी तो वो भी कोई जो होगा कर देंगे, हम रेडी हैं उसके लिए। मई में हुए नीट के एग्जाम के बाद 4 जून को रिजल्ट के साथ ही लगातार सवालों से घिरते नीट यूजी एग्जाम में ताज़ा अपडेट यही है कि आज से शुरू होने वाले काउंसलिंग अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात से इनकार कर चुका था, वो भी 2 बार अलग अलग सुनवाई में। लेकिन फिर भी काउंसलिंग शुरू नहीं हो पाई और अब इंतजार बढ़ गया है। काउंसलिंग शुरू होती तो क्या होता, जरा ये भी जान लीजिए। MBBS और MDS कोर्सेज में दाखिला मिलता, रैंक के आधार पर कॉलेज और कोर्स आवंटित होते, 5 चरणों में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होती है। शुरुआत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होती है, उसके बाद ऑप्शन भरना होता है, लॉक करना होता है, सीट का अलॉटमेंट होता है और बाद में कॉलेज मिल जाता है। उधर काउंसलिंग स्थगित होने से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीट काउंसलिंग स्थगित होने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरा नीट यूजी मामला हर दिन बदतर होता जा रहा है। इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस मामले में कितने अक्षम और असंवेदनशील हैं। कुल मिलाकर नीट का मामला बढ़ता जा रहा है। 8 जुलाई को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। अब देखना होगा कि काउंसलिंग की अगली तारीख कब आएगी और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये भारतीय संस्कृति और उत्सव धर्मता का प्रतीक है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है और इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। आइए रथ यात्रा के महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सबके सिर पर तेरा हाथ, संग संग सदानाथ का साथ, कैसे कोई हो सकता है अनाथ। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक हैं। जगन्नाथ में भगवान विष्णु के कई गुण हैं जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। इसलिए अपने भक्तों के लिए जगन्नाथ दयालु और करुणामय हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से लेकर दशमी तक होता है। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की अपनी मां की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरों का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके। उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए नीम की लकड़ियों से रथ तैयार किए जाते हैं। सबसे आगे बड़े भाई बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इन तीनों रथों के अलग अलग नाम और रंग होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है और ये रथ काले और नीले रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या गरुध्वज कहलाता है और ये रथ पीले और लाल रंग का होता है। नंदी घोष की ऊंचाई 45 फीट ऊंची है, ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा होता है और देवी सुभद्रा का दर्पदलन पथ करीब 44.7 फीट ऊंचा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन मात्र करने से ही संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन करने और इसमें भाग लेने पर 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।